हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, हम रिसर्च मेथड इन एजुकेशन पढ़ रहे थे। आज उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाती हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सैम्पलिंग क्या होता है। ठीक है, पहले सैम्पलिंग समझेंगे, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग समझेंगे और अगली वीडियो में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को समझेंगे। ठीक है, तो सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस विच अलाउज अस टू स्टडी अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द लार्ज ग्रुप टू ड्राइव इन्फ्रेंसेस दैट आर लाइकली टू बी एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल ऑफ द लार्ज ग्रुप्स। हमने पिछले भी वीडियोज़ में बात की थी कि पॉपुलेशन क्या होती है और सैम्पलिंग क्या होता है। मान लीजिए 10 लोग हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे 10 लोग हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये पूरे हमारे पॉपुलेशन हो गई, क्योंकि हम इस पूरे ग्रुप पर रिसर्च करना चाहते हैं इसलिए ये हमारी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, क्योंकि ये 10 लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, हम सभी के पास जाकर के उनका डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, इस पूरी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स को उठा लिया, यानी कुछ लोगों को चुन लिया और उनको अपना सैंपल बना लिया। जैसे मान लीजिए आपने इस बंदे को चुन लिया, इसके बाद आपने इस बंदे को चुन लिया, इसके बाद आपने इस बंदे को चुन लिया, यानी 10 में से आपने कितने लोगों को चुन लिया? 3 लोगों को चुन लिया। ठीक है, तो ये 3 क्या हो गए? 3 हो गए आपके सैंपल। ठीक है, और ये 10 क्या थे? ये 10 थी आपकी पॉपुलेशन। तो यही होता है। अब इन 3 के बेसिस पर हम पूरी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं और फिर उससे जो हमारे इन्फ्रेंसेस निकलते हैं उन इन्फ्रेंसेस को हम पूरी पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो सैम्पलिंग आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम सैम्पलिंग करते हैं। द मेथड्स यूज फॉर ड्राइंग अ सैम्पल इज सिग्निफिकेंट टू अराइव एट अ डिपेंडेबल रिजल्ट और कंक्लूजन्स। यानी ये जो मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं सैम्पल को ड्रॉ करने के लिए, ये सिग्निफिकेंट होते हैं और इससे हम एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं या फिर हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। विद दिस फैक्ट इन व्यू, हेयर इन दिस सेक्शन वी शैल नाउ टॉक अबाउट द वेरियस सैम्पलिंग मेथड्स। अब हम इस पूरे सेक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं? सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो सैम्पलिंग मेथड्स हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और दूसरा होता है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, तो आज हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, जो हमारी पीपीटीज़ हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन रैंडम सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन। इन अदर वर्ड्स, द सैम्पलिंग प्रोसेस इज नॉट बेस्ड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द रिसर्चर बट is carried out in such a way that the probability of every unit in the population of being included is same. For example, in case of a lottery, every individual has equal chance of being selected. अब हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। सबसे पहले आप सभी ने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम ही था प्रोबेबिलिटी। उस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी। पहला पढ़ा होगा डाइस के बारे में, दूसरा पढ़ा होगा कॉइन के बारे में और तीसरा पढ़ा होगा कार्ड्स के बारे में, है ना। तो जो कॉइन होता है, डाइस होता है और कार्ड्स होता है, ठीक है, इन तीनों के थ्रू आपने प्रोबेबिलिटी को समझा था। अब उसी चीज़ को यहाँ पर लेकर के आएंगे और उससे हम निकालेंगे। मान लीजिए कोई सिक्का उछाला जाता है तो हेड्स और टेल आने की चांसेस कितने होते हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि कितने होते हैं, 50-50%, यानी 2 सरफेस हैं तो हमारे पास चांस कितने हो गए? 50-50%। उसी तरीके से अगर डाइस की बात करें तो जो डाइस होता है, डाइस में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है वो कितनी होती है? 1/6 हो जाती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप डाइस को उछालेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हर बार 6 आएगा या हर बार 1 आएगा, यानी जितने भी नंबर उसमें दिए हुए हैं सभी के आने के बराबर चांसेस हैं। वही सेम काम किया जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, यानी कि जो आपकी पॉपुलेशन है, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, जो भी पॉपुलेशन है उन पॉपुलेशन में से जिसको भी आप अपना सैंपल बना रहे हैं, ठीक है, तो उस सैंपल को चूज़ करते समय आप सभी को बराबर का मौका देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल किया और आपने कुछ सैंपल्स को अपने हिसाब से उठा लिया, ऐसा नहीं करना है। सभी को बराबर मौका दिया जाएगा। यही होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहां पर प्रोबेबिलिटी सभी के चूज़ होने की बराबर होती है। ठीक है,
अगला आ जाता है हमारा सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब जो हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। पहली, ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज़ सम सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैम्पल। यानी क्या हुआ कि जो भी हम पॉपुलेशन ले रहे हैं उस पॉपुलेशन में से जो सैंपल उठा रहे हैं उस सैंपल की जो प्रोबेबिलिटी है सेलेक्ट होने की वो कितनी है, सभी की बराबर है। अगला पॉइंट हमारा वेट्स अप्रोप्रिएट टू द प्रोबेबिलिटीज़ आर यूज इन द एनालिसिस ऑफ द सैंपल। यानी क्या हुआ, अप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटीज़ मेथड्स का यूज़ किया जाता है ताकि हम सैंपल्स को एनालाइज करके चीज़ों को उठा सकें। अगला पॉइंट है हमारा द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग इज ऑटोमेटिक इन वन और मोर स्टेप्स ऑफ द सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल। अब जो ये सैम्पलिंग मेथड है ये कैसा होता है, ऑटोमेटिक होता है। हम किस तरीके से सैम्पलिंग करेंगे उसको हम पहले से सेट कर देते हैं और वो तरीका उसी हिसाब से चलता हुआ चला जाता है और बाद में हमारे सैंपल्स पॉपुलेशन से निकल करके आ जाते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के जो टाइप हैं उसमें से जो पहला टाइप है वो हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन इन सच अ वे दैट एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज गिवन एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। In practice, you can draw a simple random sample unit by unit through the following steps। ठीक है, पहला क्या है, डिफाइन द पॉपुलेशन। मान लीजिए हमने ये पॉपुलेशन बना ली, ठीक है, ये हमारे 10 लोग हैं, ये हमारी पॉपुलेशन हो गए। अगला है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स इन द पॉपुलेशन एंड नंबर देम फ्रॉम 1 to n। मान लीजिए हमारे पास 10 लोग हैं, हमने सभी को नंबर दे दिया एक एक, तो कितने हो गए, 1 से लेकर 10 तक हो गए। डिसाइड द साइज ऑफ द सैंपल और द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। अब जब भी आप सैंपल को उठाएंगे तो उससे पहले ही आप ये डिसाइड कर लेंगे कि जो आपका सैंपल रहने वाला है वो कितना बड़ा रहने वाला है। मान लीजिए आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें 10 लोग हैं, तो आपका जो सैंपल होगा वो 4 लोगों का भी हो सकता है, 6 लोगों का भी हो सकता है, 5 लोगों का भी हो सकता है, 3 लोगों का भी हो सकता है और 2 लोगों का भी हो सकता है, 10 लोगों का भी हो सकता है। लेकिन क्या है कि आप एक आइडियल साइज़ उठाने की कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा बड़ा सैंपल हम लेते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा परफेक्ट जो रिसर्च होती है वो हो जाती है। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि उतना बड़ा नंबर आप लें, ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं 6, ठीक है, आपने 6 सैंपल लेने थे, तो ये आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने सैंपल लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, यूज़ ईदर द लॉटरी मेथड और रैंडम नंबर टेबल्स टू पिक द यूनिट्स टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। अब आप क्या करेंगे, या तो आप लॉटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे या रैंडम नंबर सबको किसी को भी चूज़ करके अपने सैंपल में शामिल कर लेंगे। आपको 6 लोगों को लेना है, 10 में से जो भी आपके दिमाग में 6 लोग आते हैं आप उनको ले लीजिए। ये हो गई सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये मेथड भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन ये मेथड एक ड्रॉबैक भी है इस मेथड का कि लोग अपने हिसाब से ही अपने सैंपल्स को चूज़ कर लेते हैं। इससे जो हमारी रिसर्च होती है उसकी ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है, ठीक है। देखिए ये एग्जांपल दिया हुआ है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का। यहाँ पर कुछ लोग थे, ठीक है, इन कुछ लोगों में से रैंडमली हमने चूज़ कर लिया 1, 2 और 3, 4 लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें सभी को मौका है लेकिन हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही नीचे एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें भी यही किया गया है, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग प्रोवाइड्स अ मोर इवन स्प्रेड ऑफ सैंपल ओवर द पॉपुलेशन लिस्ट एंड लीड टू ग्रेटर प्रिसीजन। क्या हुआ कि जो हम इसके पहले रैंडम सैम्पलिंग कर रहे थे और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग दोनों एक ही तरीके से की जाती हैं, लेकिन दोनों के तरीके में थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि उसमें हम रैंडमली चूज़ कर रहे थे लोगों को, इसमें हम सिस्टमैटिकली चूज़ कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब इसके प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, पहला आता है मेक अ लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन यूनिट्स बेस्ड ऑन सम ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकली, सीनियरिटी, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर और एनी सच फैक्टर। आपने क्या किया, एक लिस्ट बनाई पॉपुलेशन की और वो किस बेस पर बना दी, अल्फ़ाबेटिकली बना दी, सीनियरिटी के बेस पर बना दी, स्ट्रीट नंबर के बेस पे बना दी, हाउस नंबर के बना दी, या फिर कोई अदर फैक्टर हो सकता है जिसके बेस पर आपने उस पूरी पॉपुलेशन को एक लिस्ट आउट कर दिया। उसके बाद डिटरमाइन द डिज़ायर्ड सैम्पलिंग फ्रैक्शन सेज 50 आउट ऑफ 1000। मान लीजिए आपकी जो पॉपुलेशन थी वो 1000 की थी और आपने डिसाइड किया कि आप 50 लोगों का सैंपल निकालेंगे, तो आपने क्या किया, 50 लोगों को एक सेट पैटर्न में निकालना शुरू कर दिया और आपने अपने सैंपल्स को सेलेक्ट कर लिया। अगर हम बात करें, ये देखिए आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें हमने क्या किया, पूरी पॉपुलेशन को हमने सेट कर दिया। उसके बाद उसके बाद 2 का गैप छोड़ के हर तीसरे व्यक्ति को सेलेक्ट किया,
ठीक है, आप देख रहे होंगे हर दूसरे के बाद हर तीसरे व्यक्ति को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने एक सिस्टमैटिक पैटर्न सेट कर दिया। सिस्टमैटिक पैटर्न के बेसिस पर हम यहाँ पर सैम्पलिंग कर रहे हैं और इसीलिए क्या कहलाती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहलाती है। ठीक है, अब ये जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, दिस मेथड प्रोवाइड्स अ सैम्पल एज गुड एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड इज़ कंपैरेटिवली ईजियर टू ड्रॉ। अब इसमें हमारे पास चीज़ों को ईजी हो जाता है सैंपल को ड्रॉ करना। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, एक सेट पैटर्न सेट कर दिया कि हम हर तीसरे व्यक्ति को उठाएंगे। ठीक है, अब हर तीसरे व्यक्ति को अगर हम अपने सैंपल में शामिल करेंगे तो वो कोई भी तीसरा नहीं हो सकता, वो तीसरा व्यक्ति ही होगा। ठीक है, if a researcher is interested to study the average telephone bills of an area in his or her city, she may randomly select every fourth telephone holder from the telephone directory and find out their annual telephone bills। हमने क्या किया, मान लीजिए हम टेलीफोन डायरेक्टरी के हिसाब से बिल जनरेट करना चाहते हैं या बिल देखना चाहते हैं पूरे एरिया का, तो हमने क्या किया, हमने एक पैटर्न सेट कर दिया कि हम हर चौथे व्यक्ति का बिल निकालेंगे और उसको देखेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, एक सिस्टमैटिक तरीका हो गया। इसका एडवांटेज क्या है, द मेन एडवांटेज ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आर इट इन्वॉल्व सिंपल कैलकुलेशंस। हमें इसमें सिंपल कैलकुलेशन देखने को मिलती है। हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि हमें हर दूसरे व्यक्ति को लेना है, हर तीसरे व्यक्ति को लेना है, हर चौथे व्यक्ति को लेना है या हर 10वें व्यक्ति को लेना है। ठीक है, अगला है इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग एक्सपेंसिव हो जाती है, क्यों? क्योंकि हम उसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें एक्चुअल में किसको लेना है। हम रैंडम सैम्पलिंग तो कर रहे हैं लेकिन हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, हम उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न सेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमको हर एक सैंपल की चीज़ें पता होनी चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम किस सैंपल को उठाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए ये जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है वो रैंडम सैम्पलिंग से इजी और लेस एक्सपेंसिव हो जाती है। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इन सम केसेस दिस पॉपुलेशन to be sampled is not homogeneous. Therefore, rather than selecting randoms from the entire population, the main population is divided into a number of subpopulation called strata. क्या हुआ, मान लीजिए कोई बड़ी सी पॉपुलेशन ली हमने अपनी रिसर्च के लिए, और उस पॉपुलेशन रिसर्च में क्या हुआ कि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन अलग अलग चीज़ों से मिलकर के बनी हुई थी। मान लीजिए हम कोई एक ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिसमें अलग अलग पार्ट हमारे बने हुए हैं, यानी उसमें आधे मेल हैं और आधे फीमेल हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें रैंडम सैम्पलिंग नहीं लगा सकते, इसलिए हमने इसको क्या किया, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करी। मतलब जो मेल्स थे उनको हमने एक अलग ग्रुप बना दिया और जो फीमेल्स थी उनका एक अलग ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब जब दोनों अलग अलग कर दिए तो जो एक स्ट्राटा बना मेल्स का वो कैसा हो गया, होमोजीनियस, यानी कि मेल्स होमोजीनियस हो गए। दूसरा जो स्ट्राटा बना वो फीमेल का होगा, यानी दोनों ही स्ट्राटा कैसे हो गए, होमोजीनियस हो गए। अब हमने क्या किया कि जो भी पॉपुलेशन में से हमें सैंपल उठाना था वो हमने उसी रेशियो के अकॉर्डिंग उठा लिया। मान लीजिए हमारा जो मेल पॉपुलेशन थी वो हमारी थी 40 और जो फीमेल पॉपुलेशन थी वो थी हमारी 30। ठीक है, तो हमें सैंपल कितने चाहिए, तो हमारी टोटल पॉपुलेशन थी 70 और 70 में से हमें चाहिए 7 जो हमारे सैंपल्स चाहिए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका रेशियो ज़्यादा है इसीलिए हम क्या करेंगे, 4 जो सैंपल लेंगे वो मेल साइड से लेंगे और 3 जो सैंपल लेंगे वो फीमेल साइड से लेंगे। यानी क्या हुआ, हमने पूरी पॉपुलेशन को स्ट्राटा में डिवाइड कर दिया और स्ट्राटा के अकॉर्डिंग ही हमने जो हमारा सैंपल था उसको सेलेक्ट कर लिया। तो ये क्या कहलाती है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है। ठीक है, द सैम्पल एलिमेंट्स आर देन सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रैटम एट रैंडम। अब जो हमने स्ट्राटा बनाया उसमें से हम रैंडमली किसी को भी चूज़ कर लेते हैं। दस ऑल द स्ट्राटा आर रिप्रेजेंटेड इन द सैम्पल। दिस अप्रोच टू सैम्पलिंग इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बिकॉज द पॉपुलेशन इज स्ट्रैटिफाइड इनटू सब पॉपुलेशन एंड द कंडीशन ऑफ रैंडम सेलेक्शन इज इंक्लूडेड बाय द सेलेक्शन विद इन द स्ट्राटा। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कैसी थी, हेट्रोजेनस थी। एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम इसको। देखिए, जैसे ये है हमारी पॉपुलेशन, जिसमें जो रेड वाले हैं वो हैं हमारे मेल और जो ब्लू वाले हैं वो हैं हमारी फीमेल्स। ठीक है, अब इस तरीके से जो हमारी पॉपुलेशन है वो पूरी बिखरी हुई है, यानी हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है। अब हम इसको होमोजेनस कैसे बना सकते हैं, तो हमने क्या किया, स्ट्राटाज में इसको डिवाइड कर लिया, यानी मेल्स को हमने अलग डिवाइड कर दिया और फीमेल्स को अलग। उसके बाद अब हमने इन स्ट्राटाज में से क्या किया, रैंडम सेलेक्शन किया। देखिए, इसमें कितने लोग थे, 1 2 3 4, हमने इसमें से 4 सेलेक्ट किए और इसमें से 1 2 3, क्योंकि पॉपुलेशन में भी डिफरेंस है इसलिए हमने क्या किया, जो सिलेक्शन किया रैंडम सिलेक्शन उसमें भी 1 का अंतर रखा। ठीक है, और इससे फिर हमारा सैंपल निकल करके आ गया। यानी अगर हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उसको होमोजेनस में कन्वर्ट करना होगा, और वो कैसे कर सकते हैं, स्ट्राटा बना करके। और जैसे ही हमारा स्ट्राटा बन जाएगा वैसे ही हम क्या करेंगे, उसमें से रैंडम सिलेक्शन करके अपना सैंपल निकाल लेंगे और इस तरीके की जो
सैम्पलिंग होती है वो क्या कहलाती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहलाती है। तो स्टेप्स देख लेते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आर गिवन। पहला क्या है, डिसाइड अपॉन द रेलेवेंट स्ट्रेटिफिकेशन क्राइटेरिया सच एज सेक्स, ज्योग्राफिकल रीजन्स, एज, कोर्स ऑफ स्टडी एटसेट्रा। मान लीजिए आप किस बेसिस पर स्ट्राटा बना रहे हैं, पहले आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल में देखा कि हमने जो स्ट्राटा बनाया था वो मेल और फीमेल पे बनाया था, ठीक है। तो सेक्स के बेस पर बन सकता है, ज्योग्राफिकल रीजन के बेस पर बन सकता है, जैसे कोई यूपी से है तो उसका हमने अलग स्ट्राटा बना दिया, एमपी से है तो उसका अलग स्ट्राटा बना दिया। तो रीजन वाइज भी ये हो सकता है। एज के अकॉर्डिंग बन सकता है, 7 साल के बच्चों को एक साथ रख दिया, ठीक है, 8 साल के बच्चों को एक साथ रख दिया, इस तरीके से। या फिर कोर्सेज ऑफ स्टडी, जिस तरीके का वो कोर्स ले रखे हैं उसके बेस पर भी हम कर सकते हैं। तो स्ट्राटा बनाने का अपना तरीका हो सकता है। वो बेस किस चीज़ पर डिपेंडेंट होता है, वो हमारा डिपेंडेंट होता है हमारी रिसर्च पर। अगला पॉइंट है हमारा डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन, यानी स्ट्राटा बना करके हमें उसको पूरा अलग करना होगा। अगला पॉइंट है हमारा लिस्टिंग द यूनिट सेपरेटली इन ईच सब पॉपुलेशन। अब हम हर एक यूनिट को सेपरेटली डिवाइड करेंगे सब पॉपुलेशन में। अगला पॉइंट है सेलेक्टिंग द रिक्विसाइट नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम ईच सब पॉपुलेशन बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट रैंडम सिलेक्शन टेक्निक। अब हम क्या करेंगे, जो हमने नंबर सोचा था कि हमको कितने पॉपुलेशन में से सैंपल उठाने हैं, उस पॉपुलेशन को हम डिवाइड करेंगे सब स्ट्राटाज में और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, रैंडम सिलेक्शन मेथड के थ्रू अपने जो सैंपल्स हैं उनको उठा लेंगे। लास्ट में हम कंसोलिडेट कर देंगे सब सैंपल्स को और हमारा मेन सैंपल बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। Thus, stratification improves the representativeness of a sample by introducing a secondary element of control. अब इसमें क्या हुआ, जब भी हम इस तरीके की किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे जो हमारा कंट्रोल होता है हमारी रिसर्च पर वो बढ़ जाता है। जो हमारा सैंपल होता है उस पर हमारा कंट्रोल बढ़ जाता है, जो सैंपल का सिलेक्शन होता है वो अच्छा हो जाता है, ठीक है। हाउएवर द एफिशिएंसी ऑफ द स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल डिपेंड्स ऑन द एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज एंड टू द स्ट्राटा, यानी स्ट्राटा से हम कितने सैंपल्स उठा रहे हैं, क्या सैंपल साइज़ है हमारा, उस पर भी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं कि एफिशिएंसी हमारी क्या रहने वाली है रिसर्च की, ठीक है। अगला सैम्पलिंग मेथड आ जाता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग इज़ यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन अंडर स्टडी इज़ इनफाइनाइट। जब क्या हो कि हमारी पॉपुलेशन बहुत इनफाइनाइट है, वेयर अ लिस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट एग्जिस्ट। जब आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी पॉपुलेशन है उसकी आप लिस्ट ना बना सकें, इतनी वाइड पॉपुलेशन हो, इतनी दूर तक फैली हुई हो, तब क्या करना होता है, तब हमें क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ करना होता है। व्हेन द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट इज स्कैटर्ड और व्हेन सैम्पलिंग ऑफ इंडिविजुअल यूनिट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, it involves a division of population into clusters that serve as primary sampling unit. A selection of the clusters is then made from the sample. Thus, in cluster sampling, the sampling units contains cluster instead of individual member of items in the population. अब हम क्लस्टर सैम्पलिंग को समझेंगे। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, इससे समझते हैं। मान लीजिए पूरे इंडिया में से आपको कुछ स्कूल्स की लिस्ट बनानी है और हर एक स्कूल की तो आप स्टडी कर नहीं सकते, इसलिए आपने क्या किया, हर एक स्टेट को क्या दे दिया, एक क्लस्टर बना दिया। अब उस क्लस्टर में से आपने किसी भी एक क्लस्टर को उठा लिया। जैसे मान लीजिए इंडिया में कितने स्टेट हैं, 28, तो 28 में से आपने 28 क्लस्टर्स बना दिए। अब उस 28 क्लस्टर्स में से आपने क्या किया, मान लीजिए 8 क्लस्टर्स को सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब ये जो 8 क्लस्टर सेलेक्ट होकर के आए हैं, इन्हीं को आप अपना क्या बना देंगे, सैंपल बना देंगे। और इस तरीके की सैंपलिंग को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग बोलते हैं। क्योंकि आपका जो रिसर्च की पॉपुलेशन है वो वाइडली फैली हुई है, तो आप उसको क्या करेंगे, क्योंकि आप उसको ईजिली स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए क्या करेंगे, आप क्लस्टर वाइज उसको स्टडी करेंगे, इसीलिए क्लस्टर सैंपलिंग की जाती है। Any location within which we find an intact group of similar characteristics like population members is termed as cluster. Example of cluster include classroom, schools, hospitals, and study center. Cluster sampling is economic, especially when the cost of measuring a unit is relatively small and cost of reaching it relatively large. क्या हुआ कि जब आप क्लस्टर सैम्पलिंग करते हैं तो क्लस्टर सैम्पलिंग के थ्रू अगर हम क्लस्टर्स के कुछ एग्जांपल देखें, यानी मान लीजिए आपने क्लासरूम्स के क्लस्टर बना दिए, स्कूल्स के क्लस्टर बना दिए, हॉस्पिटल्स के क्लस्टर बना दिए या स्टडी सेंटर्स के क्लस्टर बना दिए, वो आपकी रिसर्च पर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ का क्लस्टर बनाना है, ठीक है। इसके बाद क्लस्टर सैम्पलिंग जो होती है वो इकोनॉमिकली बहुत ही फीजिबल होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हुई कि अगर
आपकी यूनिट बहुत रिलेटिवली स्मॉल है और आपकी कॉस्ट बहुत हाई है, तो आप क्या करेंगे, क्लस्टर सैम्पलिंग का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आप पूरे इंडिया में ट्रैवल करके हर एक स्कूल की स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए आपने क्या किया, आपने कुछ राज्यों को जो आपके पास पड़ रहे हैं या फिर जो आपके लिए कन्वीनियंट है, आपने क्या किया, उसको अपने क्लस्टर में शामिल कर लिया और उसी क्लस्टर की आपने अपने सैंपल बना करके उसकी स्टडी कर ली और फिर उस पूरी स्टडी को आपने जनरलाइज कर दिया। तो इस तरीके से आप क्लस्टर सैंपलिंग का यूज़ करते हैं और क्लस्टर सैंपलिंग फिजिबल होती है, इसलिए क्लस्टर सैंपलिंग का यूज़ किया जाता है। अगला आ जाता है हमारा मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग इज यूज्ड इन लार्ज स्केल सर्वेज फॉर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन। द रिसर्चर में हैव टू यूज़ 2, 3 और इवन 4 स्टेज सैंपलिंग। इसमें आपको ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, कोई भी तरीके का सैंपलिंग हो सकता है, ठीक है। यानी कि आपने जो रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ा उसको ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेटिफाइड सिलेक्शन पढ़ा वो ले सकते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग भी हो सकती है। अब आपने क्या किया, मान लीजिए क्लस्टर सैंपलिंग किया आपने पहली बार में, ठीक है। आपने 2 क्लस्टर लिए, 2 क्लस्टर्स को स्टडी की, ठीक है। उसके बाद आपको लगा कि हमको थोड़ा सा और इसके डिटेल में जाना चाहिए, तो आपने क्या किया कि जो क्लस्टर्स थे, क्लस्टर के एक स्कूल और दूसरे क्लस्टर के दूसरे स्कूल, दोनों के बीच में आपने क्या किया, दोनों के जो बच्चे थे उनके बीच में फिर से आपने एक सैम्पलिंग की स्टेज रख दी। इससे क्या हुआ कि जो स्टेजेस थी वो आपकी बढ़ती चली गई और आपका जो सैंपल था वो मोर प्योरीफाई होता चला गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। यानी जब आप सैंपल का सिलेक्शन एक बार करें, फिर आपको और चीज़ें चाहिए तो उनमें से फिर आपने कुछ सैंपल्स को और निकाला और फिर कुछ सैंपल्स को और निकाला। मान लीजिए आपकी पॉपुलेशन थी 10 लोगों की, 10 में से आपने 3 या 4 को अपना सैंपल बनाया था, ठीक है। आपने 4 को सैंपल बनाया, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। अगले स्टेप में क्या किया आपने, फिर से 2 लोगों को अपना सैंपल बना लिया। इससे क्या होता है, ये होती है मल्टी स्टेज सैंपलिंग, जिसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है, जिससे कि हमारी जो रिसर्च है वो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ सके, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, मल्टी स्टेज सैंपलिंग इज एडवांटेजियस एज द बर्डन ऑन द रिस्पोंडेंट इज लेसेंड, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम सेविंग एंड efficient in formulating the subsample data. However, this method is recommended only when it seems impractical to draw simple random sample. और इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, बार बार सैंपल्स लेने से बचना होता है, इसीलिए हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपल का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए जो मल्टी स्टेज सैंपलिंग होती है थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो जाती है, क्योंकि आपको बार बार उसमें से प्योरीफाई करते हुए सैंपल्स को निकालना होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें आप सभी को नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो हम उसे भी अगली वीडियो में देखेंगे।